गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी आप लोग। हम पढ़ रहे थे प्लांट वाटर रिलेशंस। इसमें हमने देखा फर्स्ट सबसे पहले जल, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स या फिर करैक्टर्स ऑफ वाटर्स। उसके बाद नेक्स्ट डिफ्यूजन, परमेबिलिटी, पारगम्यता और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे और इम्पोर्टेंसी ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ तक अपन उस पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज की वीडियो है मेरी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचित कोश का और जीव द्रव्य कुंचित कोश का। प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचित कोश का एंड डी प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचित कोश का। इसका मतलब देखो क्या है, दोनों टॉपिक क्या है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों ही। When a cell put in a hypertonic solutions, मैंने आपको बताए थे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन प्रकार के थे। कौन कौन से? हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो मैं जो कोई प्लांट सेल्स ले रहा हूँ उसे रख रहा हूँ मैं हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशंस है उसमें रख रहा हूँ। When we put a cells and when we take a cell and put in hypertonic solutions, the water साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, इधर क्या है? कम है। तो जो इसमें क्या है? कम, और बाहर क्या है? ज़्यादा। तो जो जल के अणु क्या होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या लगातार कंटिन्यूस रूप से जो साइटोप्लाज्म है सेल का उससे क्या हो जाएंगे? बाहर आते जाएंगे। ठीक है। तो ऑन कीपिंग ए प्लांट सेल्स इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम द वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली कम्स आउट फॉर ए सेल्स ऑफ ए सेल्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्स ले रहे हैं, उसे कहाँ रख रहे हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख रहे हैं। तो जल का जो साइटोप्लाज्म का जल है वो क्या होगा? लगातार कोशिका से बाहर आता जाएगा। और जो कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वह कैसा हो जाएगा? कोशिका कैसे हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी अर्थात सिकुड़ जाएगी। और जो कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वह कैसा हो जाएगा? कंडेंस्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिका का जो लगातार जल के बाहर आने से कोशिका से, तो जो कोशिका वो कैसे हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म कोशिका के मध्य में, मिडिल में या किसी कॉर्नर में क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड दिखाई देगा, संघनित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो कोशिका की ये जो स्थिति है, सच कंडीशंस दी सेल्स इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। कोशिका की ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। और प्लाज्मोलाइसिस जो कोशिका होती है, प्लाज्मोलाइट जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। प्लाज्मोलाइसिस की जो इंसिपिएंट स्टेज है, इंसिपिएंट स्टेज क्या कहलाती है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस अर्थात प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। तो ये जो कोशिका की सिकुड़ी हुई अवस्था है, ऐसी दशा है, क्या कहलाती है? इंसिपिएंट स्टेज अर्थात इंसिपिएंट जो स्टेज है क्या कहलाती है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस अवस्था कहलाती है। अच्छा, अब है डी प्लाज्मोलाइसिस क्रिया। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स थी, इस कॉन्ट्रैक्टेड सेल को वापस से खा रहा हूं मैं, वापस से खा रहा हूं हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस है इसमें रखा बच्चों, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस है उसमें रख रहा हूं मैं।
कॉन्ट्रैक्टेड कोशिका को बी पुट कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर भी क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, और कोई शुद्ध विलायक है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वे वापस से क्या हो जाएंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग जाएंगे, और जल के जो लगातार कोशिका में प्रवेश करने से क्या हो जाएगा, वापस से कोशिका टर्गेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस से टर्गेट हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। और स्फीत अवस्था में आने से कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म था वो पहले कैसा था, कंडेंस्ड था, अब कैसा हो जाएगा, पूर्ण कोशिका के अंदर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा पूरी कोशिका के अंदर, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म पहले की भांति क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्रेड हो जाएगा कोशिका में, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वह पहले कैसा था, कंडेंस्ड था, संघनित था, जो किसी कॉर्नर में था या मध्य में था, किसी साइड में था। लेकिन जैसे ही उस कोशिका को खा रखा हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें रखा, या खा रखा हमने जल के अंदर रखा। जल के अंदर रखने से क्या हुआ, जल के अणु क्या होंगे, जो कोशिका है, सेल्स है, उनके अंदर इंटर कर देंगे, और इंटर करने से क्या हो जाएगा, कोशिका स्फीत दिखाई देगी, टारगेट दिखाई देगी, और कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म पूरी सेल्स में पूर्ण की भांति स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। ये जो अवस्था है इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य विकुंचित कोशिका, ठीक है। वापस से कोशिका का अपनी टारगेट दिखाई देना, स्फीत दिखाई देना क्या कहलाता है, डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो ये जो दोनों घटना है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस जो घटना है उसको दिखाने के लिए एक पादप था, कौन सा, रोयो डिस्कलर। रोयो डिस्कलर जो प्लांट है उसके द्वारा इस क्रिया को अपन डिनोट कर सकते हैं। डिनोट द प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस ए प्लांट इन द प्लांट्स रोयो डिस्कलर ऑफ इन द लीफ में कौन सी, एपिडर्मिस सेल्स। रोयो डिस्कलर जो प्लांट है उस प्लांट की क्या है, पत्ती क्या है, अधिचर्म कोशिकाएं, उनमें हम प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस की जो घटना है उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वी टेक ए लीफ, एक पत्ती लेते हैं, उसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स में कट कर देते हैं, और कट करके क्या करते हैं, एक पार्ट को खा रखते हैं अपन जल के अंदर रखते हैं, दूसरा पार्ट खा रखते हैं जो नमक का विलयन है या चीनी का विलयन है उसमें रखते हैं। एक पार्ट का जो लीफ होती है उसे खा रखते हैं जल में रखते हैं, और एक पार्ट का जो लीफ होती है उसे खा रखते हैं नमक या साल्ट या शुगर का जो सॉल्यूशन है उसमें रख देते हैं। तो जो हमने जल में रखा था, वाटर में रखा था, उसमें तो कोई जो चेंजेस है वो दिखाई नहीं देती है, वो जैसी थी हमारी वैसी ही हमको बाद में दिखाई देती है। लेकिन जो कोशिका हमने खा रखी थी, नमक में रखी थी या चीनी में रखी थी, है ना, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो कोशिका होती है वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देती है, सुकड़ी दिखाई देती है वो कोशिका, और सुकड़ी कोशिका दिखाई देती है। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है कोशिका किसी मध्य पार्ट, सेल के मध्य पार्ट में या किसी कॉर्नर में, ठीक है। तो ये तो क्या था, प्लाज्मोलाइसिस। कोशिका का इस तरह की जो दशा हो, कॉन्ट्रैक्टेड जो स्टेट है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्रिया कहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स का वापस से खा रख देते हैं अपन शुद्ध जल में या वापस से विलायक में रख देते हैं, तो वापस से अपनी पूर्व स्फीत की अवस्था है, टारगेट स्टेज में वापस से कोशिका लौट आती है। तो जो सेल्स है वह सेल्स क्या होती है, वह सेल्स वापस से टारगेट दिखाई देती है, और जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म पूरी जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, उसके मध्य में क्या होता है, स्प्रेड होता है, उसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। रोयो डिस्कलर जो प्लांट है उसकी जो लीफ होती है, उसकी जो एपिडर्मिस कोशिका होती है वो कैसे होती है, वॉयलेट रंग की होती है, वॉयलेट कलर की होती हैं। कैसे होती है बच्चों, वॉयलेट कलर की होती हैं, बैंगनी रंग की होती हैं, ठीक है। ये था प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस की घटना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा जरूर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। कोशिका खा रखा, सबसे पहले खा रखने अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो कोशिका क्या होगी, कोशिका का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, कोशिका से बाहर आ जाएगा, और जो कोशिका कैसे दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगी, और जो कोशिका प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और क्या होगा,
कोशिका सिकुड़ी हुई दिखाई देगी। तो कोशिका की ये जो स्टेट है उसे कहते हैं क्या, प्लाज्मोलाइसिस, अर्थात जीवद्रव कुंचित कोशिका। और प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन की जो अवस्था है उसे कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कोशिका, प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका। ठीक है, ये जो कोशिका की प्रारंभिक जो दशा है ऐसी उसे कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया। ठीक है, जो अब आती है डिप्लाज्मोलाइसिस। जो इंसिपिएंट जो प्लाज्मोलाइसिस कोशिका होती है उसको वापस से कहाँ रख रहे हैं अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वह वापस से जल के अणु लगातार इसमें प्रवेश कर देंगे, कोशिका स्थिति दिखाई देगी, कोशिका टारगेट स्थिति में पहुंच जाएगी। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म पूर्व की भांति कोशिका की जो पूरी कोशिका होती है उसमें स्प्रेड हो जाता है। और प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस घटना को हम, एक प्लांट है रोयो डिस्कलर, उसकी जो निचली अधिचर्म कोशिका होती हैं उसका क्या करते हैं, उसको अपन इसको दिखा सकते हैं इस घटना को। ठीक है, ये जो पत्तियां होती है उसका रंग कैसा होता है, वॉयलेट रंग का होता है। और ये प्रयोग ऐसा ही हमने यहाँ पर किया था। जो घटना इसमें की थी वही घटना में इसमें कर रहे हैं। पत्ती ले रहे हैं, दो भाग हम तोड़ रहे हैं, एक में खा रखा, एक कुछ सुजल में रखा, एक खा रख रहे हैं नमक या चीनी के घोल में रख रहे हैं। तो वापस से ये तो सेम रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे उसका, वापस से खाना देंगे, फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो ये था प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस की कुछ घटनाएं। अच्छा, अब देखिए अगला टॉपिक आता है अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर विच डेवलप इन सेल। एक जो कोशिका होती है उसमें कौन कौन से विभिन्न प्रकार के दाब हैं वो डेवलप होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर different types of pressure which develop in cell। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर विच डेवलप इन सेल। कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला आता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। शॉर्ट में कहते हैं इसको ओपी। क्या कहते हैं, ओपी। तो देखो इसको समझने से पहले आपको कल मैंने एक प्रयोग बताया था, कौन सा, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने क्या देखा था, एक क्या ली थी हमने, एक इन्वर्टेड क्या ली थी, फनल ली थी। उसमें क्या भरा था हमने, शुगर्स क्या भरा था, सॉल्यूशन भरा था, शुगर सॉल्यूशन भरा था। और इसको खा रखा था हमने एक पात्र में, एक पॉट में रखा था, इसमें क्या भरा था, वाटर भरा हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, इसका मुंह था, इसको किससे बांधा था हमने, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया था। और ये जो पार्चमेंट पेपर था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य क्या कर रही थी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रही थी, कौन सी, पार्चमेंट पेपर। ठीक है, तो जो एक इन्वर्टेड फनल ली हमने कल देखा, उसमें क्या भरा हमने, शुगर सॉल्यूशन भरा, उसको फिक्स चिन्हित कर लिया। उसके मुंह किससे बांध दिया हमने, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। ये जो पार्चमेंट पेपर थी, ये पार्चमेंट पेपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, कार्य करती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो ये चीज है, ये चीज ही आज यहाँ पर काम आएगी। देखो ये जो परिभाषा कैसे बने, देखो ये जो ओपीओ क्या होता है, ये क्या है, सॉल्वेंट। क्या बच्चों, ये सॉल्वेंट है, अर्थात जल है। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, इस मेम्ब्रेन के द्वारा, इस पार्चमेंट पेपर के द्वारा, थ्रू इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस जो चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, चीनी का जो घोल है उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वह वाटर मॉलिक्यूल्स इस पार्चमेंट पेपर के द्वारा माध्यम से और अर्धपारगम झिल्ली की ओर जो वो है घोल, इस घोल का सॉल्यूशन इसकी ओर क्या करेंगे, वो प्रवेश करने की और कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पार्चमेंट जो पेपर है इसमें जो घोल है
उस घोल की ओर क्या होगा, एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है, जो ब्लैक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये जो इसके विरोध में जो बल खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसे कहते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अर्धपारगम सेमीपरल मेम्ब्रेन है, सेमीपरल मेम्ब्रेन है, उसकी ओर उसका जो सॉल्यूशन होता है उसकी ओर इसको मूवमेंट्स करने से रोकने के लिए जो बल जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which needs to be applied to a solution to prevent in the inverse flow of the pure water solvent across a semipermeable membrane। ठीक है, वही बात है। इस शुद्ध जो प्योर वाटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है इसको पार करने की कोशिश करते हुए अंदर से इसके विपरीत एक बल एक फोर्स कार्य करता है, एक बल लगता है, दाब लगता है, वो क्या होता है, ओपी होता है। क्या होता है बच्चों, ओपी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो वो क्या होता है, एक मिनिमम वो होता है, दाब होता है, उसे क्या कहते हैं, ओपी कहते हैं। तो ओपी समानुपाती सॉल्यूशन इन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल ओपी समानुपाती सॉल्यूशन इन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, अर्थात जो विलयन होता है उसमें क्या है, कुछ विलेय पदार्थ होते हैं, उनके क्या है, उनके समानुपाती होता है। क्या, ओपी क्या है, इनके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। ओपी समानुपाती इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, ऐसे कर सकते हैं, और या फिर ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दोनों बात सेम है, कैसे कह सकते हैं। तो ओपी ज्यादा सही है, ओपी समानुपाती, ओपी इन्वर्सनल नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इस जो घोल है, इस घोल में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके क्या है, समानुपाती है। क्या, ओपी, है ना। जितने ज्यादा क्या होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, ओपी का मान होगा, है ना। उतना ही ज्यादा क्या, जो मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको रोक पाएगा, है ना। तो एक मिनिमम यहाँ का एक बल कार्य, एक फोर्स कार्य करता है, वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो osmotic pressure is the minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent the inverse flow of its pure solvent across its semi-permeable membrane। ठीक है, तो ये था osmotic pressure। अपन ये हो सकते हैं, ब्लैक के जो अणु होते हैं, अर्थात जल, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको प्रवेश करने से रोकने के, इसको एंटर करने से रोकने के लिए जो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो घोल होता है उसमें रोकने के लिए जो बल, जो फोर्स कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओपी समानुपाती नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक बेटा, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है टर्गर प्रेशर एंड बाल प्रेशर। नंबर दूसरा जो फोर्स कार्य करता है यहां पर, टर्गर प्रेशर। शॉर्ट में कहते हैं टीपी, एंड भित्ति दाब या बाल प्रेशर, डब्ल्यूपी। देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट सेल ले रहे हैं, उसे कहां रख रहे हैं अपन,
हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन उसमें रख रहे हैं। ये क्या है, इसकी बाहर क्या है, सेल बाल, बाहर तो क्या है सेल बाल, अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन। कोई प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स में क्या होती है, सेल बाल होती है, सेल बाल होती है, उसकी भित्ति होती है, अंदर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है ना, और भी चीजें हैं इसमें। और तो बहन बी टेक ए प्लांट सेल्स एंड पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल्स एंड जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पुशेज द सेल वॉल आउटवर्डली। लगातार अर्थात कंटिन्यूस रूप से इसके अंदर जल प्रवेश कराएगा, क्योंकि जल कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है। बी टेक ए प्लांट सेल्स एंड बी टेक ए प्लांट सेल्स एंड बी टुक प्लांट सेल्स एंड इट पुट किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड, अर्थात वाटर हो सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कोशिका के अंदर क्या लगातार कंटिन्यूस रूप से क्या प्रवेश करते जाएंगे और कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत या टर्गिड हो जाएगी, है ना। तब ऐसी घटना में, ऐसी स्थिति में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका सेल भित्ति होती है, सेल वाल होती है, उस पर आकर इसको पुश करती है बाहर की तरफ। सेल मेम्ब्रेन सेल वाल को बाहर की तरफ क्या करती है, पुश करती है। कोशिका की ये जो अवस्था है, कोशिका की ये जो अवस्था है अंदर से बाहर की ओर पुश करना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया टर्गिड प्रेशर, टीपी, स्फीत दाब कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वाल को बाहर की ओर पुश करना क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। और टीपी कारण को क्या होती है, टीपी कारण ही जो प्लांट सेल्स होती है वो कैसे टेंशन की अवस्था में रहती है, एक तनाव की अवस्था में रहती है टीपी के कारण, ठीक है। तो टीपी कारण जो प्लांट सेल्स होती है वह टेंशन की अवस्था में रहती है, स्थित अवस्था में रहती है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर इज जनरेट इन द सेल्स इनटू द फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, ठीक है, अंदर से और बाहर की ओर कौन सा जनरेट होता है, टीपी। कौन से क्रम में, अब केंद्र क्रम में, सेंट्रीफ्यूगेशन क्रम में, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टीपी हो गया। और टीपी कॉजेज ऑफ टीपी, प्लांट सेल्स लिविंग टेंशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भित्ति प्रेशर या बाल प्रेशर है डब्ल्यूपी। टीपी को मेंटेन करने के लिए जो सीडब्ल्यू होती है, उसका भित्ति होती है, वह जो सेल मेम्ब्रेन है उसको इसके विपरीत दिशा में और इसके विपरीत, टीपी के विपरीत और टीपी के विपरीत और समान बल क्या, समान फोर्स क्या करती है, जनरेट करती है बाहर से। ये कौन सा बल हो गया, ये हो गया क्या, डब्ल्यूपी। ये कौन सा बच्चों, डब्ल्यूपी हो गया, भित्ति दाब हो गया, ठीक है। तो भित्ति दाब के कारण जो सेल्स होती है वह सेल्स जो सेल वाल होती है वह सेल वाल बाहर से टीपी को मेंटेन करने के लिए टीपी के बराबर क्या लगाती है, विपरीत दिशा में, किंतु विपरीत अपोजिट किंतु इक्वल क्या लगाती है, फोर्स जनरेट करती है। उससे क्या कहते हैं, बाल प्रेशर कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। और टीपी एंड डब्ल्यूपी दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी प्लांट सेल्स को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अगर प्लांट सेल्स नहीं, वो टीपी नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, अगर टीपी नहीं होगा तो क्या होगा, जो जल है प्रवेश तो कर जाएगा और लेकिन क्या हो जाएगा, उसका भ्रष्ट हो जाएगी, है ना, उसका क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगा। और डब्ल्यूपी नहीं होगा तो इसके अंदर क्या जाएगा, उसका जल प्रवेश करते जाएगा और बाहर से कोशिका क्या हो जाएगी, फूलती जाएगी और कोशिका सुकड़ जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। और जो डब्ल्यूपी अगर होगा, डब्ल्यूपी नहीं होगा क्या होगा, कोशिका सुकड़ जाएगी इस तरह से। तो टीपी और डब्ल्यूपी मेंटेन द प्लांट सेल्स एंड जो कोशिका होती है उसे क्या रखते हैं, उसको टर्गिड अवस्था में बनाए रखते हैं, स्फीत अवस्था में बनाए रखते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यूपी होता है वह किधर से किधर होता है, बाहर से अंदर की तरफ, एक्सटर्नल टू इंटरनल, अर्थात फ्रॉम आउटवर्ड इनटू द इनवर्डली, ठीक है। जबकि जो टीपी होता है वो इनवर्ड, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्डली, अंदर से बाहर की तरफ। और ये जो डब्ल्यूपी होता है वो बाहर से अंदर की तरफ क्या करता है, कार्य करता है।
टीपी एंड डब्ल्यूपी। ठीक है, तो ये अंदर कौन सा वाला हो गया, अंदर हो गया जो क्या कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वाल है उसको क्या कर रही है, बाहर की तरफ क्या कर रही है, पुश कर रही है, धक्का दे रही है। सेल मेम्ब्रेन सेल वाल को क्या कर रही है, बाहर की तरफ पुश कर रही है, धक्का दे रही है। तो सेल मेम्ब्रेन का सेल वाल पर इस तरह पुश करना क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। और टीपी के बराबर, टीपी के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, एक बल कार्य करता है, फोर्स जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूपी कहते हैं। बाहर से, बाहर कौन सा है, डब्ल्यूपी, अंदर कौन सा है, टीपी। अब देखो अगला अगला बल है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डीपीडी। नंबर तीसरे प्रकार का जो बल है, फोर्स है, वो क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, डीपीडी। देखो इसमें क्या है, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट। जो प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर का जो डीपीडी का मान है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है डीपीडी, है ना। इन द प्योर वाटर डीपीडी इज हाईएस्ट। When some solute is mixed in water, then the diffusion pressure of solution is also formed is larger than pure water. जो प्योर वाटर है उसका डीपीडी तो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ सॉल्यूट, अपन जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। कोई सॉल्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं सॉल्यूट, कोई चीनी हो सकती है, कोई नमक हो सकता है, या कुछ और भी अशुद्धि हो सकती है ना। तो कोई सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, जो डीपीडी के मान में क्या होगी, कमी आती है। डीपीडी के मान में क्या होती है बच्चों, कमी आने लगती है। द डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीज। जितना हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, उतना क्या होगा, जो डीपीडी है उसके मान में क्या होगी, कमी आएगी। जितनी ज्यादा क्या डालेंगे अपन, सॉल्यूट डालेंगे, और तो क्या होगा, डीपीडी के मान में कमी आएगी, है ना भाई। हाँ, जो प्योर वाटर है उसका तो जो डीपीडी वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ जो सॉल्यूट डालते हैं अपन, क्या डालते हैं, कुछ अशुद्धि डालते हैं, नमक, चीनी, कुछ भी हो सकता है। तो वो डालने पर क्या होता है, डीपीडी के मान में कमी आती है। और जितने ज्यादा अपन सॉल्यूट डालेंगे, amount of solute increase, the value of DPD decrease, है ना। तो जितनी ज्यादा अपन solute डालेंगे उसके अंदर तो DPD मान क्या होगी, कमी आएगी। In this way, the extent of lowering in diffusion pressure of the solution in the comparison to pure solvent is called diffusion pressure deficit, DPD, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर की तुलना में, प्योर वाटर की तुलना में जो ब्ले पदार्थ हैं उनके मिलाने से जो डीपीडी के मान में जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, है ना। जो प्योर वाटर है उसकी तुलना में जो सॉल्यूट हैं उनके मिलाने से जो विसरण दाब है, विसरण दाब है उसके मान में जितनी कमी आती है उसे क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशन कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या डीपीडी कहते हैं। तो इन दिस वे द एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग in diffusion pressure of the solution is comparison of two pure solvent is called diffusion pressure deficit. When a solvent becomes in solutions, then its diffusion pressure decrease. जब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कोई सॉल्वेंट है वो क्या हो रहा है, वो जो सॉल्यूशन है उसमें चेंज हो रहा है, तब क्या होता है, जो डीपीडी के मान में क्या होती है, कमी आती है। When a solvent becomes a solution, then diffusion pressure deficit decrease, but of its osmotic pressure क्या increase।
देखिए डीपीडी में संबंध है एक, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, एक संबंध है, आपको याद रखना है। अभी डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। तो जो एक सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं अपन, जो सॉल्यूट है वो बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, डीपीडी के मान में कमी आएगी। तो डीपीडी के मान जितनी कमी आएगी उसका मतलब क्या होगा, टीपी का मान तो घटेगा और जो ओपी क्या होगी, कमी आएगी, है ना। शुद्ध विलायक अर्थात जो प्योर वाटर है उसकी तुलना में सॉल्यूट पदार्थों को मिलाने से जो दाब विभव, जो विसरण दाब है उसके मान में कितनी कमी आती है, उसे क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। और इस क्रिया में जो विलेय पदार्थ है, कोई विलायक है उसको क्या बना रहे हैं अपन, विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में टीपी अर्थात टीपी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ओपी के मान में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी क्या है, अभी देखा दिए, टीपी वो तरल प्रेशर के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को डिनोट करने के लिए एक वो था संबंध डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो जितने ज़्यादा हम क्या मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे, तो डीपीडी के मान में क्या होगी, कमी आती चली जाएगी। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, अभी आपको इतना संबंध याद रखना है। देखिए डीपीडी के लिए एक टर्म और अपन यूज करते हैं। डीपीडी के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं, सक्शन प्रेशर। शॉर्ट में कहते हैं इसको एसपी। देखो जो डीपीडी है, डीपीडी जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने क्या है, कैपेसिटी है। क्या है डीपीडी, क्या है डीपीडी, वास्तव में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हैं, उनको एब्जॉर्ब करने क्या है, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। इसलिए सो डीपीडी कॉल्ड सक्शन प्रेशर एसपी। डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड ऑफ सक्शन प्रेशर, शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं इसको, है ना। डीपीडी क्या है, जल को जो अवशोषण करने क्षमता का प्रतीक माना गया है, तो डीपीडी को अपन सक्शन प्रेशर या एसपी भी कह सकते हैं। तो डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी बराबर, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अभी आपको संबंध इतना सा याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये तीन तरह के जो फोर्स होते हैं, एक कोशिका में क्या होते हैं, क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। पहला कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा कौन सा होता है, टीपी और डब्ल्यूपी। टीपी क्या करता है, अर्थात प्रेशर क्या करता है, कोशिका को स्थिर अवस्था में बनाए रखता है। और जो डब्ल्यूपी क्या करता है, टीपी का विरोध करता है, उसके बराबर क्या लगता है, उसके बराबर क्या लगाता है, विपरीत रूप से क्या लगता है, बल लगाता है। इससे क्या होता है, कोशिका टीपी और डब्ल्यूपी दोनों की स्थिति क्या होती है, कोशिका स्थिर अवस्था में रहती है, कंट्रोल स्थिति में रहती है। और अगला है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डीपीडी क्या है, जो शुद्ध विलायक है उसकी तुलना में जो विलेय पदार्थ मिलाने से उसके मान में इतनी कमी होती है, क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। और डीपीडी अगर किसी जो विलायक है उसको क्या बना रहे हैं, अपन विलयन बना रहे हैं, तो क्या होगा, टीपी के मान में बड़ी वृद्धि होगी, और जो ओपी है उसके मान में क्या होगी, कमी होगी। और डीपीडी बराबर होता है ओपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। और डीपीडी क्या है, डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर बिकॉज जो डीपीडी इज वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स ऑफ प्रेशर थे, ये तीन प्रकार के जो बल थे, दाब थे, कौन कौन से, ओपी, फर्स्ट हो गया ओपी, दूसरा कौन सा है, टीपी एंड डब्ल्यूपी, और तीसरा है डीपीडी। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, अगला टॉपिक आता है इसी संबंधी, जो हमने दाब पढ़े हैं, प्रेशर पढ़े हैं, इनको क्या अपन संबंध देख रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर। जो दाब अभी हमने पढ़े हैं, टीपी, ओपी, टीपी और डब्ल्यूपी और डीपीडी, इनमें क्या रिलेशंस होता है तीनों का आपस में।
तो रिलेशन को दर्शाने के लिए हम कुछ कंडीशन डिनोट कर रहे हैं। जो सेल्स होती है या तो क्या होगी, टर्गिड होगी, या क्या होगी, फ्लेक्सिड होगी, या तो स्फीत होगी, या क्या होगी, या तो स्फीत होगी, या क्या होगी, फ्लेक्सिड होगी। तो पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं, व्हेन ए सेल, व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लेक्सिड स्टेट, फ्लेक्सिड स्टेट। कौन सी अवस्था में है ये सेल, व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लेक्सिड स्टेट। कौन सी अवस्था में है, सुक्रिय अवस्था में है, मुरझाई अवस्था में। अर्थात कौन सी कोशिका है ये, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है। कब हुई थी ये, जो सेल वो हमने खा रखी थी बच्चों, हमने रखी थी कहाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी थी एक कोशिका, है ना। तो पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं, व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लेक्सिड स्टेट, सलत अवस्था बोलते हैं हिंदी में। देखिए अगर कोशिका कैसी होगी, फ्लेक्सिड कंडीशन में हो गई, तो क्या होगा, यहां पर किसी प्रकार का जो फोर्स है वो कार्य नहीं करता है। अभी हमने संबंध देखा था, डीपीडी बराबर क्या था, ओपी माइनस टीपी था। तो इन फ्लेक्सिड स्टेट देयर इज नो वर्क, द फोर्सेज ऑफ इन द ऑन द सेल, देयरफॉर टीपी इज 0 एंड देन डीपीडी बराबर ओपी। हम जानते हैं कि जो फ्लेक्सिड स्टेट होती है वहां पर कोई बल या कोई दाब या कोई प्रेशर कार्य नहीं करता है ना। तो ऐसी स्थिति में देयर इज नो एनी प्रेशर इज ऑन सेल while इन फ्लेक्सिड कंडीशंस। इसलिए सच जो सेल हैज 0 टर्गर प्रेशर एट दिस टाइम ऑफ द ओपी ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू डीपीडी। भाई हमारा समीकरण था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और सेल कौन सी कंडीशन में है, फ्लेक्सिड स्टेज में। तो फ्लेक्सिड स्टेज में क्या होता है कि जो टीपी है, कोई दाब कोई ना तो कोई दाब कार्य कर रहा है ना कोई बल कार्य कर रहा है। तो क्या होगा, जब टीपी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टीपी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और डीपीडी का तब ऐसी कंडीशन में जब टीपी का मान शून्य हो गया तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लेक्सिड स्टेट। ठीक बेटा, अपन दूसरी कंडीशन ले रहे हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो कौन सी है, व्हेन ए सेल इज इन टर्गिड स्टेट, व्हेन ए सेल इज ऑन टर्गिड स्टेट। अब टारगेट कब होगी बेटा, ये टारगेट कब होगी, व्हेन जो फ्लेक्सिड स्टेट सेल्स पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और वाटर, प्योर वाटर। जो फ्लेक्सिड स्टेट होती कोशिका होती है उसको अपन खा रख दें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें अपन इसको, या किस में रख दें, वाटर में रख दें। तो क्या होगा, वापस से जो कोशिका है वह क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, स्फीत हो जाएगी। और जो सेल्स के अंदर जो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो जल के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, प्रवेश करते जाएंगे। और इसकी जो सांद्रता वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी सांद्रता। भाई लगातार इसके अंदर जो वो जल है वो प्रवेश करते जाएगा, जल के अणु क्या प्रवेश कर देंगे। तो इसकी अंदर पहले क्या थी, जो कंसंट्रेट थी क्या थी, पहले ज़्यादा थी, लेकिन जल के अणु इसके अंदर प्रवेश कर रहे, इंटर करते रहे, तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, लास्ट में कम हो जाएगी। एंड तब ऐसी कंडीशन में जो डीपीडी बराबर क्या था हमारा, ओपी माइनस टीपी। तो ऐसी कंडीशन में टीपी का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा, ओपी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो क्या होगा, टीपी की मान तो बढ़ेगा और जो ओपी है उसका मान क्या होगी, कम ही होगी।
और एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोशिका क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, टारगेट हो जाएगी, पूर्ण ये कंप्लीटली टारगेट दिखाई देगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में टीपी बराबर ओपी हो जाएगा और डीपीडी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, लगातार जल के अंदर, इसके अंदर जो कोशिका है, जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रवेश करते जाएंगे, तो कोशिका क्या हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में टीपी का मान तो बढ़ रहा है लेकिन ओपी के मान में कमी आ रही है। और जब कोशिका के अंदर क्या होगा, एक फुली जो टारगेट स्टेज अवस्था विकसित हो जाएगी, अर्थात अब इससे ज़्यादा क्या नहीं हो सकती, वो टारगेट नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में जो टीपी है वह ओपी के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान बढ़ रहा था, इसका मान घट रहा था, लेकिन जब जब जो टारगेट स्टेज है वो क्या लगातार इससे ज़्यादा नहीं हो सकती टारगेट, कौन, कोई प्लांट सेल्स। तो ऐसी कंडीशन में ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा। तब ओपी टीपी के बराबर हो गया तो डीपीडी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये था दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लेक्सिड स्टेट, तो इसमें क्या था, हमने टीपी का मान क्या पढ़ा था, 0, तब डीपीडी बराबर क्या हो गया था, ओपी हो गया था। कौन सी कंडीशन है ये, फ्लेक्सिड स्टेज में, स्टेज में। ये कौन सी स्टेज है, व्हेन ए सेल इज ऑन टारगेट स्टेज। टारगेट स्टेज में क्या था, डीपीडी ओपी, डीपीडी ओपी माइनस टीपी समीकरण था। ऐसी कंडीशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कुछ साइटोप्लाज्म की कम हो रही है, टीपी का मान बढ़ रहा है, ओपी का मान घट रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आती है जब फुली क्या होती है, कोशिका टारगेट होती है। तो ऐसी कंडीशन में ओपी बराबर टीपी हो जाता है, टीपी बराबर ओपी हो जाता है और डीपीडी का मान क्या होता है, 0 या 0 हो जाता है। अब देखिए ये ग्राफ है, अभी इन तीनों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। एक ग्राफ के द्वारा हम इन चीजों को दिखा सकते हैं। देखो ये ग्राफ है, हमने अभी 2 स्टेज देखी थी। कौन कौन सी कोशिका थी, एक तो थी फ्लेक्सिड स्टेज थी एक तो, और एक कौन सी थी, टारगेट स्टेज थी। तो मैं यहां दोनों को बना रहा हूं। डीपीडी, ये कौन सी सेल है, टारगेट। ये कौन सी सेल है, फ्लेक्सिड। और यहां कौन सा कार्य करता है, प्रेशर, टारगेट प्रेशर। इधर कौन सा है, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पर हमने खास वो रखी है, जो दाब का मान है, दाब का मान क्या है, समान, तो प्रेशर सेम। ठीक बेटा, तो अगर कोशिका कैसी है, स्लथ है, फ्लेक्सिड है, तो कोशिका क्या थी, ओपी माइनस टीपी, हमारा क्या था, समीकरण था। अगर कोशिका कैसी है, फ्लेक्सिड स्टेज में है, स्लथ अवस्था में, तो क्या होगा, जो टीपी है बनकर वो क्या होगा, 0 होगा। अगर कोशिका कैसी है, फ्लेक्सिड है, तो टीपी क्या हो जाएगा, 0। तब ऐसी अवस्था में जो डीपीडी है वह इस ओपी के बराबर हो जाएगा, डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। कौन सी स्टेज में, ये बाहर कौन सी कोशिका है, स्लथ सेल्स है, फ्लेक्सिड सेल्स है। तब ऐसी अवस्था में टीपी तो कार्य करता नहीं है, टीपी का मान क्या है, 0 होता है। और जो वो डीपीडी है, ये डीपी अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी इस ओपी के बराबर हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने क्या देखी, जब कोशिका कैसी है, टारगेट है, तो टारगेट कंडीशन में क्या होता है, टीपी का मान तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, टीपी का मान, और क्या बढ़ रहा थी, जो कंसंट्रेशन थी
सांद्रता क्या हो रही थी, घट रही थी कोशिका के अंदर से, है ना। कोशिका के अंदर तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, घट रही थी, और जो टीपी उसका मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। टीपी का मान बढ़ रहा था और ओपी का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। टीपी का मान तो बढ़ रहा था और जो ओपी है उसका मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तब ऐसी कंडीशन, एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोशिका क्या दिखाई देगी, पूर्ण रूप से टारगेट दिखाई देगी। और तब ऐसी अवस्था में टीपी और ओपी क्या हो जाएंगे, टीपी और ओपी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और जो डीपीडी है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वही बात है इसमें, लेकिन इसको हमने टीपी को, ओपी को एंड डीपीडी को क्या है, एक संबंध के द्वारा रिलेशन का दिखाया गया है। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन टीपी एंड ओपी एंड डीपीडी। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ सेल वॉल्यूम इन द सेल्स। अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए, रिलेशंस बिटवीन टीपी, ओपी एंड डीपीडी डिनोट द ग्राफ, तो हमको ये ग्राफ बनाना है। इसके बाद क्या करना है, यही क्या है, सेल वॉल्यूम का क्या है, इफेक्ट है ये। ठीक है, तो दोनों कंडीशन लिखनी है। जब सेल्स कैसी है, व्हेन ए सेल इज ऑन फ्लैक्सिड स्टेट, तो क्या होगा, टीपी का मान 0 और डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। और व्हेन ए सेल इज ऑन टारगेट स्टेट, तो क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल्स प्रवेश करेंगे, क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, ओपी का मान क्या, टीपी का मान बढ़ेगा, ओपी का मान इंक्रीज होगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका फुली टारगेट दिखाई देगी, एंड उस समय क्या होगा, टीपी और ओपी इक्वल हो जाएंगे, उन दोनों की वैल्यू, और डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे अध्ययन करेंगे।